Welcome to all of you. Start with the table of contents. फर्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी बढ़ा दी है। कौन से फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी बढ़ाई है और इसके पीछे क्या रीजन था, इस आर्टिकल में हम देखेंगे। नेक्स्ट है हेट स्पीच के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होती है हेट स्पीच, इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं इसको गवर्न करने के लिए, यह यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट है, बहुत अच्छी खबर है कि FDI इन्फ्लोज इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इसका हम एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। चौथा है क्लोजर ऑफ इटालियन मरीन केसेस इन इंडिया। 9 साल पहले का ये केस है। क्या है ये केस, इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस थे, इटली के साथ हमारे कैसे रिलेशंस थे और एंड में इसमें क्या हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि उसने एक जजमेंट पहले दिया था किसी केस में, उसको इंटरनेट से हटाने का जजमेंट दिया है अभी। ठीक है, तो ये राइट टू बी फॉरगेटन क्या चीज है, ये यहाँ पर हम देखने वाले। नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया का। इसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये मिशन, इसके 6 कंपोनेंट्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ट्विटर रो, ये बहुत दिनों से चल रहा है। आर्टिकल 79 ऑफ द IT एक्ट क्या कहता है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अब क्योंकि ट्विटर इस चीज से कंप्लाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो अब इन क्या लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी, क्या इसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, ये इस आर्टिकल में हम देखेंगे। नेक्स्ट है NPP एंड DPCO, क्या चीज होती है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और नेशनल फार्मास्यूटिकल कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चंस हम उसी दौरान डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट पैनल ने अप्रूवल दे दिया है। कितना बढ़ाया गया, 140%। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इंडिया में जो यूरिया है, ये सबसे ज्यादा जो प्राइमरी फर्टिलाइजर है वो है यूरिया। यूरिया सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका MRP जो है ना, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी इसका MRP अपने हिसाब से इंक्रीज नहीं कर सकती विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि यूरिया का MRP कंट्रोल होने से फार्मर्स जो हैं सिर्फ यूरिया यूज करने लग गए, क्योंकि सस्ता मिलता था। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे पोटेशियम हो गया, ठीक है, या फास्फोरस हो गया, उसका यूज कम हो गया। अब इनका यूज कम होने से क्या हो गया, सॉइल पोल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, और सॉइल की हेल्थ भी डिग्रेड होनी शुरू हो गई। तो इस वजह से एक गवर्नमेंट NBS लेकर आई, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। क्या है ये सब्सिडी स्कीम, इस सब्सिडी स्कीम में MRP जो है गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती। इस सब्सिडी स्कीम में गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडी फिक्स करती है। तो जैसे मान लीजिए अभी 1200 रुपए का था डैप, डैप एक फर्टिलाइजर है, उसका कॉस्ट 1900 रुपए हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कंट्रोल कर सकती है कि ठीक है, पहले वो 400 रुपए जो है, 1200 पे मतलब 400 सब्सिडी दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहे हैं कि हम 500 रुपए दे देंगे। ठीक है, तो जो भी सब्सिडी के बाद का खर्चा है वो फार्मर्स को खुद उठाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो क्यों रहा है कि रेट्स बढ़ रहे हैं, ड्यू टू राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस। कल ही मैंने आपको बताया था कि WPI और CPI इन्फ्लेशन दोनों काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। WPI जो 12% की रेंज में हो गया और CPI 6% को एक्सीड कर चुका है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं उनका भी कॉस्ट बढ़ रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि NBS में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। पहली बात तो इसमें यूरिया नहीं आता है। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो उसमें यूरिया, सेकेंड पोटेशियम, थर्ड कोई और केमिकल। ठीक है, तो आपको पता है कि यूरिया इज ओनली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। अभी एक ये भी बात चल रही है कि NBS में हम यूरिया को इंक्लूड कर लें। ठीक है, अभी इस पे प्रपोजल चल रहा है, बातचीत चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेट स्पीच इन इंडिया, काफी दिनों से टॉपिक में इंपॉर्टेंट है न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेट स्पीच क्या होती है, पहली बात तो ये हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर रेलेवेंट लॉज देखेंगे कि इंडिया में ऐसे कोई रेलेवेंट लॉज हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आप कई बार सुनते होंगे कि किसी रैली में जाकर के किसी नेता ने, किसी ने भी कोई हेट स्पीच दे दी किसी रिलीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती हैं उन पे भी ऐसा एक एलिगेशन लगाया गया है। ये न्यूज़ क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जानना ये जरूरी है कि इंडिया में रेलेवेंट लॉज क्या है। देखिए,
नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेट स्पीच। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि किसी को पता ही नहीं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेट स्पीच। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी के बारे में बोल दिया, इसको तो ये टॉपिक आता ही नहीं है, तो ये भी एक हेट स्पीच हो सकती है। या ये बंदा तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, तो ये भी हेट स्पीच हो सकती है। तो अगर इस तरह से आप डेफिनेशन नहीं देंगे प्रॉपर, तो क्या होगा, उसके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस होंगे। हर आदमी अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करेगा, और इसी वजह से इसके जो हेट स्पीच के केसेस हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में। तो कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज अभी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो स्पीच को डिफाइन करेंगे, डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लीगल टर्म्स। क्या डेफिनेशन, मतलब लीगल टर्म्स के। अब इंडिया में रेलेवेंट लॉज कौन कौन से? 153A 153B ऑफ द आईपीसी। ये क्या करता है? पनिशेस एक्ट्स दैट कॉज एनिमिटी एंड हेट्रेड बिटवीन टू ग्रुप्स। अगर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लिए एनिमिटी या हेट्रेड क्रिएट करता है, ठीक है, तो 153A और 153B ऑफ आईपीसी के अंतर्गत उस पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी, deals with the punishing acts which deliberately or with malicious intention outrage the religious feelings of a class of person। पहला एनिमिटी और हेट्रेड के बारे में था। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने किसी कास्ट के बारे में बोल दिया, अरे ये तो ऐसे ही है। ठीक है, दैट इज एनिमिटी एंड हेट्रेड, और इनके अगेंस्ट तो हमें ऐसा करना चाहिए, इनको हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। दिस इज एनिमिटी एंड हेट्रेड। और रिलीजियस फीलिंग्स क्या होती है? जैसे हमने कह दिया कि किसी रिलीजन के बारे में कि अरे इनके यहाँ ये क्या प्रैक्टिस होती है, ये तो फालतू की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने वाली बात होगी। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे 153A बी और 295A में। ठीक है, फिर सेक्शन 5051 एंड 5052 ये भी है। ये क्या करते हैं? पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ कंटेंट विच में कॉज इलविल और हेट्रेड। ठीक है, मतलब जैसे कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल हो गया, या कोई सोशल मीडिया में कोई कंटेंट हो गया, ऐसा कंटेंट जो कि एनिमिटी और हेट्रेड या रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, ऐसा अलाउड नहीं है करना। ठीक है, सर्कुलेट करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए, इलेक्शंस में ना बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब हेट स्पीच की बात होती है, क्योंकि वोट्स गार्नर करने के लिए एक दूसरे की कास्ट पे या रिलीजन पे काफी सवालिया निशान उठाए जाते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है? ये आपका जो जिससे इलेक्शंस गवर्न होते हैं ना, वो ये एक्ट है इलेक्शंस गवर्न करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक सेक्शन 8 है। वो क्या करता है? प्रिवेंट्स अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द इलीगल यूज ऑफ द फ्रीडम स्पीच फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, ठीक है, अपनी बात कहने की इजाजत सबको है, लेकिन अगर कोई हेट स्पीच करता है और उसका गलत फायदा उठाता है, तो उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 8 में है। फिर सेक्शन 123(3)A एंड 125A ऑफ द आरपीए क्या बोलता है? Promotion of animosity on the grounds of race, religion, community, caste or language in reference to elections and included in under corrupt electoral practice। आपको पता होगा इलेक्शंस में कुछ करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जो आप नहीं कर सकते। जैसे इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन बूथ के पास जाकर के कैनवसिंग करना, तो ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस है। इसी तरीके से अगर आप वोट्स डिमांड करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट और लैंग्वेज, हमारा कास्ट बहुत ऊंचा है, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, या अगर हम पावर में आ गए तो हम अपनी लैंग्वेज को क्या कहते हैं नेशनल लेवल का बना देंगे। ठीक है, ये इस टाइप के जो प्रोमिसेस हैं, जिससे ये हो कि दूसरी लैंग्वेज को आप जो है डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू योर्स, तो ये सेक्शन 123(3)A और 125 लग सकता है। अपनी लैंग्वेज को, अपनी कास्ट को प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे दूसरी लैंग्वेज या कास्ट को डिग्रेड नहीं करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सजेशन फॉर चेंजेस इन द आईपीसी। अब इसका बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, मिसयूज हो रहा था, इसलिए इसका चेंजेस होने ही थे। तो पहला एक बेस बरुआ कमेटी 2014 में आई थी, और एक विश्वनाथन कमेटी आई थी 2019 में। ठीक है, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है अगर हेट स्पीच के बारे में आ जाता है। वैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन चांसेस कम है कि आएंगे, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन प्रॉब्लम जो ये कमिटी बिठाई गई है, जो मैं आपको बता रहा था, ये कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज। अब इसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि वो इस डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड करे। बेसिकली हेट स्पीच में क्या होना चाहिए? कमिट एन ऑफेंस, मतलब जैसे कोई मान लीजिए कहता है कि वायलेंट एक्शन करना चाहिए, मान लीजिए हमको इस कम्युनिटी के अगेंस्ट
हमको एक्शन लेना चाहिए या इनके अगेंस्ट मारपीट करनी चाहिए, तो उसको हम इंक्लूड करें, ये तो ठीक है। या सिर्फ या इंसल्ट को भी हम इंक्लूड करें। इंसल्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो ये तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है उस आदमी को बुरा लग जाए, इंसल्ट लगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टर्म है, इसलिए अभी कमिटी जो है इस पर डेलिब्रेट कर रही है। इनसाइट हेट्रेड, कि क्या एनिमोसिटी और हेट्रेड को हमको इंक्लूड करना चाहिए। अगेन इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म बट रिलेटिवली लेस सब्जेक्टिव टू इंसल्टिंग। इंसल्टिंग एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। तो अभी कमेटी क्या बोल रही है कि कमिट एन ऑफेंस और इनसाइट हेट्रेड को इंक्लूड करने की सोच रही है। इंसल्ट वाले पे भी डेलिब्रेशन कर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जो भी आपकी स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत, कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में एफडीआई को एफआईआई के ऊपर प्रेफरेंस देता है। मतलब एफडीआई को अच्छा समझा जाता है, एफआईआई को खराब समझा जाता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो आपको इसके वेरियस रीजंस देने हैं, ठीक है। तो आप 3 या 4 या 5 रीजन जो भी आपको लगते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, एफडीआई के बारे में अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैं एक आर्टिकल भी आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा। तो एफडीआई जो इंडिया का है, इंडिया हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $81, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, यू कैन कोट दिस फैक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ओके, अब देखिए, इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये अच्छी बात है कि एफडीआई इंडिया में आ रहा है, बाहर से कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री एंड इट्स अ वेल ग्रोइंग कंट्री, ठीक है। लेकिन इसके कुछ पिटफॉल्स भी हैं, अगर हम डेटा को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो कुछ पिटफॉल्स भी हमें मिलेंगे। वो क्या पिटफॉल्स हैं, अब हम देख लेते हैं उस चीज को। ये बोल रहा है कि एफडीआई में जो आया हुआ है $8.81 बिलियन, इसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पार्ट है, जो कि $38 बिलियन है। $38 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट, और ये पिछले साल से 69 टाइम्स इंक्रीज है, 69 फोल्ड का इंक्रीज है। इसका मतलब पिछले साल से एफआईआई ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एफडीआई इज ऑलवेज बेटर देन एफआईआई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एफआईआई बढ़ा है, ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, एफडीआई बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये इसको क्रिटिसाइज किया है बेसिकली, मतलब एक इसका एक क्रिटिकल अप्रेजल किया है। उसके बाद है दूसरी चीज, ये क्या कह रहा है कि ये जो एफडीआई आया है ना, उसे भी काफी हद तक, जो जिस कंट्री से भी आया, एफडीआई क्या होता है, जो फॉरेन कंट्री से हमारे पास पैसा आता है। रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो पैसा हमारी कंट्री से कमा करके वो वापस ले जाता है, ठीक है। तो ये डिक्लाइन हुआ है 2.54% से, तो ये एक अच्छी बात है कि डिक्लाइन हुआ है 2.4% से। लेकिन डिक्लाइन कैसे हुआ है इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर। बेस ईयर क्या था, 2019-20, ठीक है। 2019-20 में ये जो रिपैट्रिएशन रेट था ये बहुत ज्यादा था, 47.2% था। मतलब जितना कमा रहा है उसका 47.2% वो ले जा रहा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब 2.4% कम हुआ है। अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स को छोड़ दें और एक जनरल सेंस में देखें तो 47.2 माइनस 2.4%, ठीक है, इतना हमारा रिपैट्रिएशन रेट है, ठीक है। कोर मैथमेटिक्स में मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 47.2% माइनस 2.4% रिपैट्रिएशन रेट है 2020 से 21 में, जो कि अच्छा खासा रेट है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे कंट्री में कोई पैसा लगाए, कमाए और फिर वो अपनी कंट्री में ले जाए, ठीक है। तो इसलिए ये एक पॉइंट, ये भी नेगेटिव पॉइंट, ये भी नेगेटिव पॉइंट था ऊपर वाला, एफआईआई बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वॉज हाईली स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब क्या होता है कि कुछ सेक्टर में या किसी कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में एफडीआईज बढ़े हैं, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में नहीं बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 रिलायंस ग्रुप की इंडस्ट्रीज की बात की हुई है। कि कौन सी इंडस्ट्रीज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 इंडस्ट्रीज में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 54.1% का इन्फ्लो हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 3 कंपनियों को बेनिफिट मिला है, लेकिन बाकी इकोनॉमी को इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हद तक नहीं मिला है। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, एक और चीज है कि ये जो जो 3 कंपनीज मैंने आपको बताई, उन 3 कंपनी में भी एक्विजिशन रूट से पैसा लगाया गया, ठीक है। एक्विजिशन रूट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सी कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, उसने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है उस शेयर्स को,
उन्हीं को इसने एक्वायर कर लिया है। पहले ये शेयर्स रिलायंस के पास थे, अब ये जो शेयर्स हैं वो एफडीआई के पास चले गए। ठीक है, तो हुआ क्या कि कोई नया एसेट क्रिएशन नहीं हुआ। जो पहले से एसेट्स बने हुए थे जिनके अगेंस्ट शेयर्स इश्यू किए गए थे, उन्हीं को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया इधर उधर। ठीक है, कोई नया एसेट क्रिएशन नहीं हुआ, जबकि एफडीआई का मेन पर्पस ये होता है कि कोई नया एसेट क्रिएशन हो। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, आर्टिकल बताया, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। देन अब देखिए, ये वही बात बताई हुई है, विच इन्वॉल्व मियर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। इसके अलावा फिफ्थ जो नेगेटिव पॉइंट है, मैंने 4 पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, फिफ्थ जो नेगेटिव पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आपको पता होगा मेक इन इंडिया वगैरह को, बहुत आत्मनिर्भर भारत को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी जो है प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 17.4% का टोटल इनफ्लो हुआ है। ठीक है, जो कि अभी भी टारगेट से काफी कम है। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर वही बात की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान वगैरह में, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने प्रमोट करने की कोशिश की अंडर पीएलआई स्कीम वगैरह, उसमें कम पैसे आए। तो काफी अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एफडीआई आया तो है, लेकिन उसमें काफी स्क्यूडनेस है। ठीक है, एसेट क्रिएशन के लिए यूज नहीं किया गया है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका रेशियो काफी कम है। तो देखिए, इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बेसिकली इसमें आपसे एफडीआई और कोई केस स्टडी दे सकते हैं, और उसके बाद पूछ सकते हैं कि ये एफडीआई के अंतर्गत आता है या एफआईआई के अंतर्गत आता है, या आपसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि एफडीआई और एफआईआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा क्या डिफरेंस होता है, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एफआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकते हैं, और मेंस में तो आपसे पूछ ही सकते हैं कि इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंडिया इज अ गुड न्यूज, डू यू अग्री विद इट और नॉट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये स्टोरी 9 इयर्स बैक की है, मैं आपको बता देता हूं। क्या हुआ था कि इटली के 2 मरीन्स थे, ठीक है? वो इंडिया के वाटर्स में अपनी शिप को चला रहे थे। जिस वाटर में वो चला रहे थे वो कॉन्टिगुअस जोन में आता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया में कौन कौन से जोन्स होते हैं। आप ऐसा सिंपल समझ सकते हैं कि इंडिया की बाउंड्री के बाहर सी है, ठीक है, ओशियंस हैं। तो वहां पर ये इटली मरीन्स जो थे वो वहां पर गश्त दे रहे थे, और उनको लगा कि कोई पायरेट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने गोली चलाई। गोली चलाई तो 2 लोग उसमें मर गए, 2 फिशरमैन वर किल्ड। अब ये 2 फिशरमैन जो थे वो इंडियन फिशरमैन थे और पायरेट्स नहीं थे। तो क्या हुआ कि इंडिया ने ये बोला कि भाई इनसे तो इनका कत्ल हो गया, तो हम इनको ट्राई करेंगे। ट्राई मतलब हमारा हमारे कोर्ट्स में इनका केस चलेगा, ना कि इटली में चलेगा, क्योंकि हमारे वाटर्स में इन्होंने आकर के क्राइम किया हुआ है। ठीक है, ये स्टोरी थी। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं अब क्या हुआ। 9 साल से सारी चीजें चल रही हैं। इस जो शिप का नाम था वो एनरिका लेक्सी था, जिस शिप में इटालियन मरीन्स बैठे हुए। अब क्या हुआ था कि कंपनसेशन दे दिया गया है 10 करोड़ का 2 फिशरमैन को, और जिस शिप पे बैठे थे 2 फिशरमैन उसको, और ये केस बंद हो गया इंडिया में। ठीक है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या कहा था जब इंडिया ये बात बोल रही थी कि हमारा जुरिस्डिक्शन है इनको ट्राई करने का, तो इटली ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इटली का जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि इन्होंने एक सॉवरेन फंक्शन के अंतर्गत गोली चलाई है। इनको नहीं पता था कि वो फिशरमैन है, इनको लगा पायरेट्स हैं और पायरेसी करने आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के जब ये डिस्प्यूट हो गया तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बीच में आया। उसने बोला कि अंडर अनक्लोज, अभी मैं इसको भी बताऊंगा व्हाट इज दिस अनक्लोज। अंडर इनक्लोज इंडिया एंड इटली हैड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, मतलब इंडिया का भी राइट सही है और इटली का भी बात सही है, दोनों की बात सही है, दोनों के पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। लेकिन एक बात उसने एक और बात बोली कि मरीन्स जो हैं वो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं फ्रॉम इंडियन जुरिस्डिक्शन एज दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। मैंने आपको बताया ना, सॉवरेन फंक्शन। जब भी हम स्टेट के बिहाफ पे कोई एक्शन लेते हैं तो उसको बोलते हैं सॉवरेन फंक्शन। उसमें क्या होता है, अगर कोई गलती भी हो जाती है ना, तो काफी हद तक उस चीज को हम डिफरेंट तरीके से ट्रायल करते हैं उसका। एक होता है मैं हमने किसी को मार दिया, किसी का कत्ल कर दिया, तो हम क्रिमिनल लॉ के अंडर जो है ट्राई किए जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए
सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है इंडेंजर्ड हो रही है, जैसे मान लीजिए लोग पत्थर फेंक रहे हैं और हमने उस पर गोली चलाई और कोई मर गया, ठीक है, तो उसको डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉवरेन फंक्शन, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि भाई क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शन कर रहे थे इसलिए उनको इम्यूनिटी मिलेगी इंडियन जुरिस्डिक्शन से। कुल मिला के कहने वाली बात ये थी कि इटली ही इनको ट्राई करेगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि इनको कंपनसेशन दे दीजिए, तो इसलिए 10 करोड़ कंपनसेशन दे दिया गया। अच्छा, इटली में इन दोनों पे केस चलता रहेगा क्योंकि इन्होंने क्राइम तो किया ही है, गलत तो किया ही हुआ है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि फिशरमैन है क्या है, क्यों इन्होंने गोली चला दी, तो इससे इटली में तो इनके ऊपर केस चलेगा लेकिन इंडिया में केस नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं कि कॉन्टिगुअस जोन वगैरह होता क्या है और अनक्लोज क्या होता है। देखिए, अनक्लोज का फुल फॉर्म है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूज जो थी वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अनक्लोज का फुल फॉर्म क्या है, 1982 में बना था, या कब बना था, तो 1982 में बना था। अब देखिए, एनक्लोज ने वाटर्स को, जो सी है उसको 5 जोन में डिवाइड किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी, ठीक है। ठीक है, अभी मैं जोन आपको पिक्चर से दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। अनक्लोज को लीगल स्टेटस प्राप्त है, इसका मतलब अगर कोई कंट्री इसके अग्रीमेंट को साइन करता है और फिर इसे वायलेट करता है तो उसे प्रोसिक्यूशन कोर्ट में खड़ा करके उसे सजा दिलवा सकते, ठीक है। अनक्लोज के अलावा 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। पहला है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी। अगर कोई केस फंसता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो दोनों कंट्रीज आपस में बैठ करके बात कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल उसके लिए बनाया गया। दूसरा है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये क्या करती है, 1994 में बनाई गई थी और ये एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉयटेशन मरीन नॉन लिविंग रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है। अभी आप समझ जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, नेक्स्ट आर्टिकल में आपको समझ में आ जाएगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। नेक्स्ट है कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी इसका भी मैं आपको रोल बता देता हूं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव, ये आप समझ जाएंगे, अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपने ज्योग्राफी में टर्म पढ़ भी रखा होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो किसी भी कंट्री का होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हमको कितना एक्सटेंड करना है, मतलब एक कंट्री का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितने और दूर तक रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है, कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। देखिए, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के एग्जाम में इस पिक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। और सिंपल पिक्चर में आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, ये बेस लाइन है, ठीक है। बेस लाइन का मतलब क्या हुआ, जहां से सी स्टार्ट हुआ, उसके बाद 3 नॉटिकल माइल्स तक, ये 3 जो लिखा हुआ है, 3 नॉटिकल माइल्स तक स्टेट की टेरिटरी है। जैसे मान लीजिए आपका गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब कोस्टल स्टेट्स हैं, तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो 3 नॉटिकल माइल्स तक होगी। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है आपका दिस कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, समझ गए ना। तो बेस लाइन हो गया, उसके बाद स्टेट का हो गया, उसके टेरिटोरियल हो गया 12 नॉटिकल माइल्स तक, फिर कॉन्टिगुअस जोन हो गया 24 नॉटिकल माइल्स तक। तो यहां पर इस वाले जोन में इटालियन मरीन्स ने गलती से उनकी किलिंग कर दी थी, फिशरमैन की, ठीक है। 24 नॉटिकल माइल्स के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, 200 नॉटिकल माइल्स तक चलता है। इस जोन का क्या फायदा होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गया या फिर आपका जियोथर्मल एनर्जी हो गई, उसको सिर्फ और सिर्फ वही कंट्री यूज कर सकता है जिसका वो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये देखिए यहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन डिसाइड करता है, कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, इसी की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ठीक है। और देखिए, ये जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो गया तो ये ओपन सी आ गया, नो नेशनल राइट, कोई इसमें नेशनल राइट है ही नहीं। तो इसको कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अभी मैंने आपको सेकंड स्लाइड में दिखाया था, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये वाला, ठीक है। तो ये इसको रेगुलेट करता है, ओके।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें जोन्स हैं। यहां तक तो सॉवरन राइट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक, लेकिन हायर सीज में नहीं होते। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियाज ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड्स अप टू व्हाट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या हाई सीज या आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ये आर्टिकल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी क्या किया कि एक पेटिशनर थे उनके, मतलब उन पे केस चल रहा था किसी बंदे पे, उनको एक्विटल मिल गया, मतलब उनको बाइज्जत बरी कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन उनका जो जजमेंट था ना वो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ था। अब पब्लिक डोमेन में पड़े होने से क्या हो रहा था कि उस बंदे का नाम काफी ज्यादा जो है हाईलाइटेड हो रहा था। ठीक है, लोग उसके बारे में जान रहे थे। तो उसने पेटिशनर ने वो ये कहा कि भाई मैं तो एक्विटेड हो गया हूँ, तो मेरा नाम बदनाम क्यों हो, जब मैं किसी केस में था ही नहीं, तो मेरा इंटरनेट पे नाम क्यों घूम रहा है। तो आप प्लीज इसको जो है, आप इस कंटेंट को ब्लॉक कर दीजिए इंटरनेट से। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने काफी हद तक इसको ब्लॉक भी कर दिया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन नहीं बनता। राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सोशल मीडिया पे लिखा कोई आर्टिकल, ठीक है, और कल को मुझे लगा कि नहीं मैंने कोई गलत लिखा था, मान लीजिए मैंने किसी किसी के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, और मुझे बाद में लगा कि नहीं दिस इज रॉन्ग, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ क्या? या अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई केस चल रहा था, कोई एलिगेशन लगाया गया, लेकिन मैं उसमें गिल्टी प्रूव नहीं हुआ, तो क्या मेरे पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि मैं अपना नाम इंटरनेट से हटवा लूं? नहीं तो, क्योंकि देखिए आपको इंडिया में पता है और कंट्रीज में भी एक सोशल सैंक्शन होता है। मतलब ठीक है, आप लीगली तो आपको छोड़ दिया गया है, लेकिन सोशली लोग समझेंगे कि नहीं एलिगेशन लगा था तो जहां आग होता है वहां धुआं उठता है, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो राइट टू बी फॉरगॉटन में वो ये कह रहा है कि हमारा जो ट्रेसेस है इंटरनेट से वो हट जाए, तो गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया था अंडर राइट टू प्राइवेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं अभी बोल रहा था आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन यहां पर मुझे लगता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो राइट टू प्राइवेसी कंटेन्स राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, अब इश्यूज क्या है? सेल्फ टेकिंग डाउन द अपलोडेड थिंग। क्या हमें राइट होना चाहिए कि जो हमने पहले लिखा है उसको हम रिमूव कर सकें, या जो अपलोडेड इंफॉर्मेशन है उसको हम हटा सकें? तो पहला इशू ये हो गया। दूसरा, जो थर्ड पार्टी लिखती है, जैसे मान लीजिए किसी अखबार ने हमारे बारे में लिखा कुछ, उसको बोलेंगे थर्ड पार्टी। तो क्या अगर मान लीजिए हमारे अगेंस्ट किसी अखबार ने लिखा कि ये एलिगेशन लगाया गया, ये इन पे केस चल रहा है और शायद ये गिल्टी हैं, और हम गिल्टी प्रूव नहीं हुए, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अखबार को उसको हटा देना चाहिए कंटेंट को? अगर अखबार नहीं हटा रहा तो क्या ट्विटर को या किसी और प्लेटफॉर्म को उसको हटाने की परमिशन होनी चाहिए? यूएस में क्या हुआ था कि न्यूज़पेपर जब रिपोर्टिंग हो रही थी, कई सालों पहले की बात है, तो वहां पर ऐसी ही बात की गई थी कि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए, और ये जो आर्टिकल वगैरह इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि ये रॉन्ग है इसलिए इनको हटा दिया जाए। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर ये बोला था, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट थी, जो हाईएस्ट बॉडी थी, उन्होंने ये बोला था कि न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग को हम कर्टेल नहीं करेंगे, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती है। हाँ, जो मटेरियल बिल्कुल गलत है या डिलिबरेटली लिखा गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इशू और है इस आर्टिकल में, वो ये है कि जो जजमेंट्स होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देते हैं, आपको पता होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जो जजमेंट दे देते हैं वो रिकॉर्डेड हो जाता है और वो इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है। तो क्या इस तरह से जजमेंट्स को हटाना ठीक है? आप अमेंडमेंट कर दीजिए, ठीक है, आप उसमें एक क्लैरिफिकेशन इश्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उस जजमेंट को क्यों हटाएंगे? क्योंकि कभी भी ना कोई डॉक्यूमेंट्स को हटाता नहीं है। आपको पता होगा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा यही अंतर होता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट इज अ रिकॉर्ड विच एग्जिस्ट फॉर एवर। ठीक है, और उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। जब वो काफी टाइम हो जाता है उसी को हम हिस्ट्री बोल देते हैं, और हम हिस्ट्री से लर्न करते हैं। तो इसलिए क्या हमको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एक तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, दूसरी चीज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज्यादा है, तो क्या हमको हटा देना चाहिए जजमेंट को? तो यहाँ पर इस चीज को बोला गया है। लास्ट में आर्टिकल ये बोलता है कि पूरी तरीके से जजमेंट को नहीं हटाना चाहिए, लेकिन हाँ हम ये काम कर सकते हैं कि जो पर्सन है, जो पेटिशनर है, उसके नाम को हम हटा दें। ठीक है, या वहां स्टार लगा दें या उसको ब्लर्ड कर दें, इस तरह की चीजें हम बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, डीप ओशन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। क्या है? 6000 मीटर्स जो वाटर है उसके 6000 मीटर्स के अंदर जाएंगे और वहां प्रीशियस मेटल्स खोजेंगे, जिसको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा।
ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में प्रोजेक्ट आता है और कहां पर होगा ये? 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया असाइन किया गया है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, ठीक है, फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स। पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स क्या होता है? दीज आर रॉक्स स्कैटर्ड ऑन द सी बेड कंटेनिंग आयरन, मैंगनीज, निकेल एंड कोबाल्ट। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस? तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या, आयरन, मैंगनीज, निकेल और कोबाल्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रीशियस मेटल्स हैं, आपको पता होगा, बहुत सारी चीजों में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में इनका यूज होता है। देयर आर 6 कंपोनेंट्स टू दिस प्रोग्राम। पहला क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि माइनिंग सिस्टम किया जाएगा जिससे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकाला जाएगा, वहां उस पर रिसर्च की जाएगी। पहला तो ये हो गया मिशन, जो मैंने आपको अभी पहले बता दिया। अब देखिए अभी क्या है कि जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, अभी पिछले आर्टिकल मैंने आपसे बात की थी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, उसने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का इनको परमिशन नहीं दिया है, अभी सिर्फ रिसर्च के लिए परमिशन दिया है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अभी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की क्या क्या मैंडेट है, कि वो करता क्या है, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, बैक टू कंपोनेंट्स। सेकेंड कंपोनेंट क्या करता है, ओशन क्लाइमेट चेंज के बारे में वहां स्टडी करेगा। तीसरा क्या है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में पता करेगा, माइक्रोब्स वगैरह, ठीक है, और सस्टेनेबली यूटिलाइज हैं। आपको पता होगा बहुत सारे माइक्रोब्स, जैसे दही है, दही में भी आपके माइक्रोब्स होते हैं जो दूध से दही को बनाते हैं, तो इस तरह से बहुत ज्यादा इनका यूज होता है कई जगह पर, तो उनको कैसे सस्टेनेबली यूटिलाइज करें। चौथा है हाइड्रोथर्मल मिनरल्स का सोर्सेस क्या होता है, जो हाइड्रोथर्मल मिनरल्स होते हैं जैसे आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ही आप समझ सकते हैं, उनका क्या सोर्स है, वो बने कैसे, इस चीज का रिसर्च करना। फिर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, पावर डिसैलिनेशन प्लांट। आपको पता होगा सागर का जो पानी है बहुत खट्टा होता है, तो उसको जब हम खट्टापन हटाते हैं उसको बोलते हैं डिसैलिनेशन। तो उसको कैसे करेंगे, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये रिसर्च है। उसके बाद लास्ट रिसर्च ये है कि हाउ टू कन्वर्ट रिसर्च इनटू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम कैसे चेंज करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्विटर पे तो बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम चल ही रही है, लेकिन अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि बहुत डिफाइंट है ट्विटर और इट चूजेस नॉट टू फॉलो द रूल्स। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, लेकिन स्टेटमेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि क्या लॉ में ऐसा कुछ है जिसके थ्रू एक्शन लिया जा सकता है। देखिए सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट आप सबने सुना होगा, इट होल्ड दैट एनी इंटरमीडियरी शैल नॉट बी हेल्ड लीगली और अदरवाइज लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। मतलब मान लीजिए मैं ट्विटर यूज करता हूं, अगर मैं अब कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच उस पर डाल देता हूं या कोई हेट स्पीच डाल देता हूं, तो मेरे को सजा होगी, ट्विटर को सजा नहीं होगी। अंडर व्हाट, आर्टिकल 79। इसको बोलते हैं सेफ हार्बर। मतलब ट्विटर अपना जो काम है, अपना बिजनेस आराम से इंडिया में कर सकता है विदाउट बॉदरिंग अबाउट द पर्संस हु आर पुटिंग देयर कंटेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहां पर ये बात शुरू हो गई कि अगर 79 जो एक्ट है उसका सेफ हार्बर के अंतर, उसका सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन अगर ट्विटर के ऊपर से हटा लिया जाए, तो क्या ट्विटर को लीगली हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप उनको लीगली इम्प्लीकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए, उस कंटेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से तो आप उनको जो है सजा नहीं दे सकते, लेकिन कुछ हद तक सजा आप उनकी बढ़ा सकते हैं। अंडर 79 क्या हो रहा था, कि ब्लैंकेट उनको प्रोटेक्शन था, कि मतलब आप केस भी नहीं कर सकते, कोई सुनवाई भी नहीं होगी। लेकिन यहां पर क्या है कि उनको सुनवाई होगी, हैरेसमेंट हो सकता है, ठीक है, उनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है, उन पे केस चलाया जा सकता है, उनको सजा भी हो सकती है, ठीक है, अगर वो प्रूव नहीं कर पाए कि उनका उस जो पोस्ट है उससे उनका मतलब था। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो उन्हें सजा भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी कॉल किया जा सकता है। 79 के अंतर्गत जब थे वो, तब उनको ये सारी प्रोटेक्शन मिली हुई थी, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन अब हट गई है। ऑल्सो दिस मीन्स कि 26% कैप हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं करते, और उनको 74% किसी इंडियन बायर को बेचना पड़ेगा अपने स्टेक्स को। आगे चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, जीएसटी रेट कट हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम हुई है एनपीपीए को, ठीक है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, हमें ये जानना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनपीपीए होता क्या है, डीपीसीओ होता क्या है,
और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीपीसीओ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज एनपीपीए, व्हाट इज इट्स मैंडेट। डीपीसीओ में आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी मेडिसिन आर देयर इन द डीपीसीओ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है वेदर राइट टू फ्री मेडिसिन एंड लो कॉस्ट मेडिसिन अवेलेबल टू इंडियंस, ठीक है। whether right to free or low cost medicines available to Indians, commit, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए डीपीसीओ देख लेते हैं। डीपीसीओ इज एन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, लेजिस्लेटिव ऑर्डर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीपीसीओ इज ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए डीपीसीओ का ऑर्डर इशू किया जाता है। कौन सी ड्रग्स? जो ड्रग्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आती हैं, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011 में आती है। ये लिस्ट भी रिवाइज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन मेडिसिन को हम शेड्यूल मेडिसिन बोलते हैं। अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बेसिकली शेड्यूल ड्रग्स और ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, ये किस तरह के मेडिसिन को कंटेन करती है? लाइफ सेविंग एसेंशियल ड्रग्स, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, किसी को डायबिटीज हो गई, ठीक है। तो अक्सर आपको पता होगा डायबिटीज और हार्ट डिजीज आज के डेट में बहुत कॉमन डिजीज है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पर क्या किया गया है, डीपीसीओ उसका रेट फिक्स करता है कि इससे ज्यादा एमआरपी नहीं हो सकता, ठीक है, ताकि अफोर्डेबल बन सके। एनपीपीए क्या होता है? एनपीपी वो अथॉरिटी होती है जो डीपीसीओ को इशू करती है और इसको एनफोर्स करती है। 1997 में आई थी और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स है, ठीक है दोस्तों। होप तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।